let's start. So, by the end of this presentation, we'll get the main idea regarding the assumptions of tidal hypothesis, evolution of filament, formation of planets from filament, modification by Jeffreys, and criticism of tidal hypothesis. These are some key structural components of the tidal hypothesis. So, talking about the introduction. So basically, Sir James Jeans in 1919 proposed this theory. He was a British scientist, whereas Harold Jeffreys in 1929 modified it in more scientific way. So basically, this theory tells us about how our Earth, planets, and the universe might have formed. So now let's move on to the assumptions of tidal hypothesis. This diagram is taken from my notes. So let's understand this. So first of all, जो जेम्स जीन्स द्वारा जो प्रपोज की गई थी टाइडल हाइपोथेसिस, वो बेसिकली एक डाई हाइब्रिड मॉडल था. डाई हाइब्रिड मॉडल से मतलब जिसमें दो सेलेस्टियल बॉडीज कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हो. अब वो दो सेलेस्टियल बॉडीज क्या हैं? नंबर वन इज प्रोटोसन एंड सेकेंड इज इंट्रूडिंग स्टार. प्रोटोसन is basically static and it revolves around its own axis. ये एक hot and gaseous ball था जो कि according to जेम्स जीन्स ने कहा था. Then intruding star. ये intruding star की 5 positions हैं. Intruding star का नेचर ऐसे बताया गया है कि intruding star प्रोटोसन के बहुत ही करीब से गुजरा था according to जेम्स जीन्स. अब यही चीज़ें इसकी 5 पोजिशंस हैं. ठीक है, तो इसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक है, जितना क्लोज इंट्रूडिंग स्टार होगा उससे ज़्यादा पार्ट इजेक्ट किया जाएगा. अब मैं बताता हूँ बेसिकली इसमें क्या था. जब प्रोटोसन के करीब से इंट्रूडिंग स्टार गुजरा तो ड्यू टू इट्स वी कैन से टाइडल पुल और वी कैन से ग्रेविटेशनल पुल. तो अकॉर्डिंग टू, जैसे हमें सबको पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सो बेसिकली एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन इट्स मास एंड डिस्टेंस. तो जब ये इंट्रूडिंग स्टार प्रोटोसन के करीब से गुजरा तो इसी के ग्रेविटेशन पुल की वजह से सम मैटर वर इजेक्टेड. अलग अलग पोजीशन में अलग अलग मैटर इजेक्ट हुआ था एंड दिस वाज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल. ये मैटर कहाँ से इजेक्ट हुआ? प्रोटोसन से. ठीक है, तो बेसिकली इस स्लाइड में यही लिखा है. एंड देन अब आप सभी सोच रहे होंगे कि ये ग्रीन लाइन से जो मैंने लिखा है, व्हाट इज दिस सिगार शेप्ड मटेरियल? नाउ let's understand. ये मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब इस चीज को बेसिकली हम फिलामेंट कहते हैं. अब हम समझेंगे ये एक्चुअली व्हाट इज एक्चुअली फिलामेंट. तो फिलामेंट ये बेसिकली फिलामेंट है. ये सेम डायग्राम आप यहाँ समझ सकते हैं, इससे समझेंगे इस डायग्राम से. तो बेसिकली जो ये फिलामेंट था, जब इंट्रूडिंग स्टार द्वारा ग्रेविटेशनल पुल लगाया गया तो स्मॉल मैटर के साथ साथ एक गैस स्ट्रीम भी इजेक्ट हुई थी प्रोटोसन से, जो सिगार शेप की थी, विच वाज थिनर एट द एंड्स एंड थिकर इन बिटवीन. ठीक है, तो सिगार शेप टाइप टू फॉर्म अ प्रिमिटिव सन्स आउटर सरफेस. Then we have formation of planets by filament. अब जब वो पूरा प्रोसेस हुआ और सारा जो हमारे मैटर निकला प्रोटोसन से और जो गैस स्ट्रीम थी वो जब कंडेंस हो गई थी, तो यही माना जाता है अकॉर्डिंग टू जेम्स जीन्स कि यही कारण था प्लैनेट्स का बनने का और सन का बनने का. अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है फिलामेंट में. जैसे कि मैंने आपको बताया, इट वॉज थिनर एट द एजेस एंड थिकर एट द इन बिटवीन. ठीक है, तो जहाँ पर वो थिन था वहाँ पे हमारे छोटे प्लैनेट्स लाइक मार्स एंड मरकरी वो फॉर्म हुए, और जहाँ पे ये थिक था वहाँ पे जुपिटर और सैटर्न जैसे प्लैनेट्स फॉर्म हुए अकॉर्डिंग टू जेम्स जीन्स. हाँ, एक और पॉइंट आता है, द लार्जर प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स कूल्ड स्लोली वेयर एज द स्मॉलर प्लैनेट्स and satellites condensed to liquid and then solid form in a short time. This could explain why larger planets have more satellites
while smaller planets have fewer. अब बात करते हैं some modifications by Jeffreys. अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि हैरोल्ड जेफरीज ने ये थ्योरी 1929 में मॉडिफाई की थी अपने हिसाब से, और इनको लगता है इन्होंने मोर साइंटिफिक वे में ये थ्योरी प्रेजेंट की थी. तो जो हैरोल्ड जेफरी का मॉडिफिकेशन था वो बेसिकली हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं. इट वाज बेस्ड ऑन ट्राई हाइब्रिड. हम समझ सकते हैं कि ट्राई हाइब्रिड थ्योरी, ट्राई हाइब्रिड मॉडल था इनका, नॉट थ्योरी, मॉडल. इसमें बेसिकली 3 सेलेस्टियल बॉडीज इंक्लूड होती हैं. नंबर 1 वाज प्रोटोसन, दिस इज कंपेनियन स्टार एंड दिस इज इंट्रूडिंग स्टार. अब अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड जेफरीज, कंपेनियन स्टार और इंट्रूडिंग स्टार के बीच में एक बहुत ही तेज, बहुत ही एक्सट्रीम इंटेंसिटी का कोलिजन होता है, जिसकी वजह से क्रिएशन ऑफ डिब्रेस हुआ. अब डिब्रेस का मीनिंग सबको पता होगा कि जब भी कोई चीज़ कोलाइड होती है उसके जो टूटे हुए पार्टिकल्स होते हैं या मैटर समझ सकते हैं, वो जब क्रिएट हुए और जब वो कंडेंस हो गए, कूल हो गए, तो अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड जेफरी प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ. According to Harold Jeffrey, the planets of our solar system were formed from the companion stars debris, जैसे मैंने आपको बताया. Now there were some criticism जिसकी वजह से ये थ्योरी एक्सेप्ट नहीं की गई थी. अब what were those points? So number 1 was the universe is limitless in space and time, and the stars are so apart that such a close encounter is unlikely. Many scientists criticized this theory, और उनका 2-4 पॉइंट्स थे जिसके थ्रू उन्होंने क्रिटिसाइज किया था इस थ्योरी को. सो नंबर 1 वाज कि जेम्स फेल्ड टू एक्सप्लेन like the stars were so apart that such a close encounter was likely. Second, James Jeans did not explain the location or fate of the intruding star that triggered filament-like eruptions on the ancient sun surface. प्रोटोसन को हम प्रिमिटिव सन भी कहते हैं, ये पॉइंट मैं भूल गया था, इसका दूसरा नाम प्रिमिटिव सन भी है. तो जेम्स जीन्स ने एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि लोकेशन और इंट्रूडिंग स्टार की लोकेशन किधर है और किसकी वजह से ये ग्रेविटेशनल पुल हुआ है और फिलामेंट जैसी इरप्शंस हमारी बनी. हाँ, एक और पॉइंट, टाइडल हाइपोथेसिस फेल्ड टू एक्सप्लेन द रियल डिस्टेंसेस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स इन आवर करंट सोलर सिस्टम. टाइडल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग बहुत साइंटिस्ट को ये लगा कि जेम्स जीन्स एंड हैरोल्ड जेफरीज ने मॉडिफिकेशन तो करे, पर जो एक कोर चीज़ है जो कि स्पेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें कैलकुलेशन से चलना पड़ता है. जब हमने रियल डिस्टेंस सन के बीच में कैलकुलेट ही नहीं करी एंड अदर प्लैनेट्स, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये थ्योरी बिल्कुल सही है. नाउ हियर इज द क्विक क्वेश्चन फॉर यू ऑल. इन विच ईयर डिड जेम्स जीन्स प्रपोज टाइडल हाइपोथेसिस थ्योरी? नंबर A 1929, B 1919 and C 1921. B, okay, correct. So in conclusion, टाइडल हाइपोथेसिस ने हमें मॉडर्न टाइम के हिसाब से तो बहुत चीज़ें एक्सप्लेन करी, पर इट फेल्ड बिकॉज हैरोल्ड जेफरी एंड जो भी मॉडिफिकेशन जेम्स जीन्स और जो मॉडिफिकेशन हैरोल्ड जेफरी द्वारा किया गया था वो इट वाज नॉट सफिशिएंट. इसके बाद हमारे पास बहुत थ्योरी आई, पर माना जाता है कि उस हिसाब से उस टाइम में जब ये थ्योरी आया था तो इट वाज एन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ है टुवर्ड्स द ओरिजिन ऑफ अर्थ को जानने के लिए. इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. सो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग.